ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं सीमा। अब मेरे साथ देखिए न्यायधानी सहित प्रदेश से जुड़ी हुई तमाम खास खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। इस हेडलाइंस के प्रायोजक है डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, बी द चेंज। रेंट ए साइकिल योजना की निकली हवा। साइकिलिंग को बढ़ावा देने के मकसद से शुरू हुई करोड़ों की योजना पर लगा ग्रहण। जिम्मेदारों की लापरवाही ने योजना पर खड़े किए सवाल। अक्षय नवमी पर महिलाओं ने शहर के उद्यानों में की आंवला वृक्ष की पूजा। बड़ी संख्या में आस्था और श्रद्धा के साथ परिवारों ने पेड़ के नीचे किया भोजन। खाटू श्याम की निकली भव्य शोभा यात्रा। बड़ी संख्या में भक्त हुए शामिल। बाबा के जयकारों से गूंजा शहर। और व्यापार विहार के एक किराना दुकान में अज्ञात चोरों ने की सेंधमारी। दुकान पर रखे नकदी पर किया हाथ साफ। पुलिस के रात्रि गश्त के दावों की खुली पोल। बिलासपुर की महत्वपूर्ण खबरों एवं गतिविधियों को जानने के लिए हमारे ग्रैंड न्यूज चैनल के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो, शेयर जरूर करें। और अब खबरें विस्तार से। साइकिलिंग को बढ़ावा देने के लिए बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के द्वारा शहर में रेंट साइकिल योजना प्रारंभ की गई थी, लेकिन समय के साथ यह योजना बदहाल होती जा रही है। शहर के चौक चौराहों में मौजूद साइकिलें खड़ी खड़ी बर्बाद हो रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा शुरू की गई रेंट ए साइकिल योजना बदहाल स्थिति में नजर आ रही है। इस योजना का उद्देश्य शहर वासियों को साइकिलिंग के लिए प्रोत्साहित करना था, लेकिन जागरूकता की कमी की वजह से और सही दिशा निर्देशों के अभाव में इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से यह योजना शुरू की गई थी। रिवर व्यू रोड, नेहरू चौक, पुराना बस स्टैंड, गांधी चौक और रेलवे स्टेशन सहित 5 स्थानों पर साइकिलिंग रेंट पर देने की योजना बनी और गाड़ियां भी आ गई। इसके बावजूद लोगों का प्रतिसाद इसको नहीं मिल रहा है। कोई जानकारी नहीं है। बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड इसके लिए जो बिलासपुर की जनता है कोई प्रचार प्रसार नहीं किया गया है। रही बात आज यूथ जनरेशन या छोटे छोटे बच्चे साइकिलिंग के लिए काफ़ी रुचि लेते हैं और खुद की एक्सरसाइज होता है। साइकिलिंग चलाने पर अपने स्वस्थ तन रहता है, स्वस्थ मन रहता है और फिटनेस के लिए साइकिलिंग हर व्यक्ति को चलाना चाहिए, चाहे वॉक करना चाहिए। नगर निगम द्वारा हर वार्ड, हर मोहल्ले, हर जो चौक चौराहों पर जो स्मार्ट सिटी के तहत जो साइकिल रेंट है वो उसका प्रचार प्रसार में कमी है। लोगों में जागरूक करने की जरूरत है। साइकिलिंग से लोग अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। मॉर्निंग वॉक करने वाले लोग इसका नियमित उपयोग कर सकते हैं, लेकिन किराए में छूट मिलने से वे इसे आसानी से अपना सकेंगे। यह योजना स्मार्ट सिटी के नाम पर शुरू की गई थी, लेकिन नगर निगम की लापरवाही के कारण अब यह पूरी तरह से असफल होती दिखाई दे रही है। रेंट साइकिल में जो साइकिल पर मंथ बुकिंग होता है वो लगभग 60 से 70 साइकिल्स का है। इसको जरूर बढ़ाने की आवश्यकता है और इसके लिए हम एक बार 2 महीने पहले हमने एक फ्री साइकिल रैली भी की थी, जिसमें सारे रेंटा साइकिल के थ्रू हमने एक साइकिल अवेयरनेस रैली भी करवाई थी शहर में। विभिन्न प्रकार से हम इसको अपने सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म से इसको प्रचारित कर रहे हैं और फिर कोशिश की जाएगी कि इसके अवेयरनेस के लिए कुछ साइकिल रैली या अन्य तरह का व्यवस्था की जाए ताकि लोगों को इसके यूज के प्रति जागरूक किया जा सके। उपयोग करने के लिए आप जब वहाँ स्टैंड पे जाते हैं तो वहाँ पर एक ऐप का QR कोड बना हुआ है। आप जब स्कैन करते हैं तो आप एक उस QR कोड से एक ऐप डाउनलोड करते हैं। उस ऐप में जब आप बुक करते हैं तो उस ऐप के बाद उस साइकिल का लॉक खुल जाता है। जब आप साइकिल का लॉक खुल जाता है तो आप उसको यूज करके वापस कर सकते हैं। उस ऐप के माध्यम से हम लगातार GPS ट्रैक कर सकते हैं कि साइकिल कहाँ पर है, ताकि चोरी या अन्य तरह की चीजों से बचा जा सके। और जब वापस आप वहाँ पे जमा करते हैं तो आपका राइड क्लोज हो जाता है। तो इस तरह से आप को बस उस जगह पे जाने की जरूरत है, स्टैंड पे जाने की जरूरत है जहाँ पे साइकिल रखा है। वहाँ पे पूरी तरह से मैसेज डिस्प्ले में सारी चीजें कार्रवाई की लिखी हुई है। साइकिल स्टैंड पर साइकिलें धूल खाती नजर आ रही हैं।
सही उपयोग न होने के कारण योजना का उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है। शहर की अन्य योजनाओं की तरह यह भी सही देखरेख और जागरूकता के अभाव में विफल हो रही है। नगर निगम में ऐसे कई वार्ड हैं जहां खंभों की लाइट खराब हो चुकी है या फिर लाइट ही नहीं है। ऐसी दर्जनों शिकायतों के बाद भी वार्ड की समस्याएं दूर नहीं हो रही हैं। पार्षदों द्वारा लगातार निगम से लाइट की मांग की जा रही है मगर नहीं दी जा रही है। कस्तूरबा नगर के वार्ड पार्षद भरत कश्यप ने बताया कि उनके वार्डों से दर्जनों शिकायतें उन्हें मिल रही हैं, जिनमें अधिकांश समस्या लाइट की है। जरूरतों को देखते हुए वे लगातार निगम से लाइट की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या को निगम गंभीरता से नहीं ले रही है। यही कारण है कि वे स्वयं खरीद कर लाइटों की पूर्ति कर रहे हैं ताकि वार्ड वासियों को अंधेरों का सामना न करना पड़े। नगर निगम द्वारा हमें स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण वार्ड की जनता का शिकायत सुनने को मिल रहा है, जिसके लिए मैंने अभी लगभग 25 लाइट मार्केट से खरीद कर अपने वार्ड की समस्या को निराकरण करने के लिए तत्कालिक व्यवस्था तो किया है, लेकिन नगर निगम से अपेक्षा करते हैं कि वो कम से कम 40 से 50 लाइट हमें उपलब्ध कराएं, जिससे अपन वार्ड में बिजली की सुविधा दे सकें। कब से है समस्या ऐसी? यह समस्या तो पिछले 5 साल से मैं देख रहा हूँ। पिछले 5 साल में हम लोगों को वो मात्र 25 लाइट ही मिला है, जबकि 40-50 नए खंभे लगवाए हैं। उसके पहले के भी पूर्व खाली खंभे में भी लाइट नहीं है। कई लाइट खराब होते हैं तो बनता नहीं है। नगर निगम द्वारा नए कंपनी को ठेका दे दिया जाता है, जिसका सामान ही नहीं मिलता, जिसके कारण आधा लाइट तो वैसे ही खराब होकर फेंका जाता है, जिसके कारण वार्डों में अंधेरा रहता है। लाइट की उपलब्धता नहीं है, उसको लेकर क्या कुछ कमिश्नर साहब से पूर्व में अभी 1 हफ्ता पहले बात हुआ था, तो उनके द्वारा आसपास किया गया है कि टेंडर करा लिया गया है, खरीदी के लिए गया है। जल्द से जल्द नगर निगम आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे ऐसा बोला गया है। देखते हैं कब तक स्ट्रीट लाइट मिलता है। अभी कहाँ ऐसी समस्या है? अभी ज़्यादा मेरे वार्ड में होम गार्डन, पारिजात कॉलोनी, पत्रकार कॉलोनी, अर्चना विहार, अयोध्या नगर, ऐसे लगभग 40 खंभे खाली पड़े हैं जहाँ पर अंधेरा छाया रहता है, जिसके कारण वहाँ पर असामाजिक तत्वों का अंधेरा बना रहता है। तत्कालिक व्यवस्था है तो मैंने 20 लाइट अपना खरीद करके अभी जहाँ ज़्यादा जरूरी है वहाँ लगवाया है। बाकी अपेक्षा नहीं कब तक स्ट्रीट लाइट नगर निगम से मिलता है। चर्चित कोल लेवी और डीएमएफ घोटाले के मामले में जेल में बंद रानू साहू की याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। मामले की सुनवाई जस्टिस एनके व्यास की सिंगल बेंच में हुई। रानू साहू ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर कर रिहाई की मांग की थी। याचिका में रानू साहू ने तबीयत खराब होने और जेल में बंद होने के कारण इलाज न होने का हवाला दिया था। प्रकरण की सुनवाई के बाद कोर्ट ने जमानत आवेदन को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि दोनों ही प्रकरणों की जांच चल रही है। दोनों मामलों में याचिकाकर्ता आईएएस रानू साहू का सीधा संबंध होना पाया गया है। कोल लेवी घोटाले में करोड़ों की हेराफेरी के अलावा अफसरों व नौकरशाहों से मिलीभगत के आरोपों के चलते रानू साहू की याचिका को कोर्ट ने पहले भी खारिज कर दिया था। महिला एवं बाल विकास विभाग की आला अधिकारी माया वारियर से आईएएस रानू साहू का कनेक्शन सीधे तौर पर जुड़ा रहा है। डीएमएफ घोटाले में माया वारियर को ईडी ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। इसके पहले भी जब आईएएस रानू साहू के ठिकानों पर ईडी ने छापामार कार्रवाई की थी, तब माया वारियर के भिलाई स्थित ठिकानों पर भी ईडी ने दबिश दी थी और महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जब्ती बनाई थी। कॉलेजों में दीपावली अवकाश के बाद पढ़ाई जोर पकड़ने लगी है। इसी माह के अंत तक सेकेंड इंटरनल एग्जाम करने की तैयारी चल रही है, क्योंकि फर्स्ट इंटरनल एग्जाम सितंबर महीने में किया जाना था। लिहाजा कॉलेजों में इस बार प्रवेश की तिथि बार बार बढ़ाने के कारण इंटरनल एग्जाम का स्केड्यूल प्रभावित हुआ है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत स्टूडेंट्स को 3 बार इंटरनल एग्जाम देना है और शिक्षा विभाग द्वारा इस सत्र में कॉलेज में प्रवेश तिथि 3 बार बढ़ाई गई थी, जिसके कारण प्रवेश प्रक्रिया लंबी चलती रही और इंटरनल एग्जाम का स्केड्यूल प्रभावित होता रहा। लेकिन अब उच्च शिक्षा विभाग ने जो संशोधित एकेडमिक कैलेंडर जारी किया है, उसमें 21 से 24 अक्टूबर तक सेकंड इंटरनल एग्जाम लेना था, लेकिन इसके विलंब होने के कारण अब 11 से 14 नवंबर तक इंटरनल एग्जाम लिया जाएगा। इसके बाद जो आंतरिक मूल्यांकन के लिए असाइनमेंट होना है, वह 16 नवंबर तक किया जाएगा। नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा यह निर्देश
निर्देश जारी कर दिए गए हैं। क्योंकि जनवरी में सेमेस्टर की परीक्षा होनी है, इसके लिए जरूरी है कि सभी अध्यापन कार्य को समय पर पूरा किया जाए। लेकिन मौजूदा स्थिति को देखकर लगता नहीं है कि समय पर सेमेस्टर के एग्जाम संपन्न हो पाएंगे। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रविवार को आंवला नवमी की पूजा महिलाओं ने श्रद्धा के साथ किया। इस मौके पर शहर के सभी उद्यानों में मौजूद आंवला पेड़ की पूजा अर्चना कर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की गई। आंवला के पेड़ के नीचे सभी ने भोजन भी किया। रविवार को जगह जगह आंवला नवमी मनाई गई। इस अवसर पर महिलाएं सुबह से ही हाथों में पूजन सामग्री लिए उद्यानों में मौजूद आंवला वृक्ष के नीचे विधि विधान से पूजा करती नजर आई। सबसे पहले महिलाएं समूह में इकट्ठा हुई और आंवला के वृक्ष की पूजा अर्चना की। उसके बाद मान्यता के अनुसार आंवला पेड़ के नीचे ही बैठकर सभी ने भोजन किया। सनातन धर्म में अक्षय नवमी का पर्व बेहद शुभ माना जाता है। अक्षय नवमी के शुभ दिन पर लोग विभिन्न प्रकार की धार्मिक गतिविधियों में शामिल होते हैं। इस दिन साधक व्रत भी रखते हैं। यह पवित्र दिन अक्षय तृतीया के समान ही महत्वपूर्ण है। हिंदू पंचांग के अनुसार अक्षय नवमी का यह शुभ दिन कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु की पूजा करने से अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मान्यता है कि आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु का निवास होता है। इससे अक्षय नवमी पर आंवले के पेड़ के नीचे भगवान का ध्यान करने से अक्षय पुण्य फल मिलता है और जगत के पालनहार प्रसन्न होकर सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। यहाँ हर साल हम लोग यहाँ अपना आंवले की पूजा करने के लिए आते हैं। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक मास की नवमी को ये पूजा करते हैं। औरतें अपनी सुहाग के लिए करती हैं और यहाँ लक्ष्मी और विष्णु का वास होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पूजा करते हैं। और यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि आंवले के झाड़ के नीचे खाने से अमृत बहता है, ऐसा करके कहा गया है। तो सभी महिलाएं, सभी स्त्रियाँ वहाँ आकर अपना भोजन करती हैं। आंवला नवमी या कार्तिक नवमी को मनाया जाता है। आंवले की पर्यावरण में बहुत शुद्धता मानी गई है और औषधि रूप में भी अपन उपयोग करते हैं इसको। और यहाँ विष्णु और लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए महिलाएं इसमें सौभाग्य प्राप्ति के लिए भी इसको पूजा करती हैं। और यहाँ पर भोजन करके हमको उस नवमी में आंवले के जो अमृत मिलता है वो उसकी भी प्राप्ति। कृष्ण शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाए जाने वाले इस पर्व का इंतजार साल भर रहता है। यही वजह है कि रविवार को आंवला नवमी की पूजा को महिलाओं ने श्रद्धा के साथ मनाया। वहीं कथा के माध्यम से आंवला नवमी के महत्व को भी बताया। धार्मिक आस्था वाले भारत देश में धार्मिक आयोजनों को लेकर काफी श्रद्धा देखी जाती है। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट। बिलासपुर सिंधी युवक समिति के पूर्व अध्यक्ष अजित थारवानी और पूर्व महामंत्री मोती थारवानी समिति के कार्यों में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। अपनी सीमा पार करते हुए समिति के वर्तमान अध्यक्ष मनीष लाहोरानी, जिसे सिंधी युवक समिति के लोगों ने चुना है, उनके कार्यों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। पूर्व अध्यक्ष भूल चुके हैं कि उनकी अध्यक्षता खत्म हो चुकी है। इसके बावजूद वे अपना दबदबा बनाए रखने के लिए कई तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। सिंधी युवा समिति के पूर्व अध्यक्ष अजित थारवानी को लेकर समाज में नाराजगी है। बीते 4 वर्ष तक वे समिति के अध्यक्ष रहे। कार्यकाल खत्म होने के बाद पूर्व अध्यक्ष ने समाज के बीच हिसाब किताब का ब्यौरा नहीं दिया, न ही दूसरे पदाधिकारी मोती थारवानी ने देने की कोशिश की। जबकि अब तक जो भी पदाधिकारी रहे, उन्होंने अपने कार्यकाल का विवरण समिति के समक्ष रखा है। बिलासपुर जो वर्तमान अध्यक्ष मनीष लाहोरानी जी हैं, 2004 से 16 तक मैं था, सब ठीक चल रहा था। एक ही शोभा यात्री शहर में निकल रही थी। हर साल हमने सभी वार्ड पंचायतों के अध्यक्षों को बुलाकर हिसाब दिया। मैंने बहुत सारे कार्यक्रम किए अपने समय में, सामूहिक विवाह कराए, स्कूल का निर्माण करवाया, सिंधु विद्या मंदिर का अपने कार्यकाल में, बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए, बहुत सारी वार्ड पंचायतों को मैंने आर्थिक रूप से मदद की। एक ज़मीन भी हमने खरीदी थी जेपी बिहार में। लेकिन इसके बाद 2016 से
अजीत हावरानी जी अध्यक्ष बने, उनके कार्यकाल से ही 2 शोभा यात्राएं निकलनी शुरू हुई। उन्होंने आज तक कभी भी कोई एक पैसे का हिसाब किसी को नहीं दिया। अब चूंकि उनका कार्यकाल नियम है 2 वर्ष का रहता है, अधिकतम 2 बार वो अध्यक्ष रह सकता है 4 साल, पर चूंकि कोरोना काल था तो हमने एक्सटेंशन देके उनको 2 साल करके और बढ़ाया। पर चूंकि उनका कार्यक्रम हो चुका था, उनकी उम्र भी हो चुकी थी, युवा का मतलब ही रहता है 50 साल के अंदर, तो हमने नया खोज किया तो उन्होंने कहा कि मनोज लहरानी को बनाया जाए। उन्होंने उनको बनाया भी, सहमति भी दी, जिसके साक्ष्य भी हैं, सारे पेपरों में भी आए हुए हैं और फोटोज़ भी हैं, सब ने देखे हुए हैं। पर उनके मन में पता नहीं क्या आ गया और बोल रहे नहीं मैं इस्तीफा नहीं दिया हूँ, जबकि ये रहा नियम है कि सर्वसम्मति से चुनाव होते हैं, 2 साल बाद आपका कार्यकाल स्वतः समाप्त हो जाता है। संरक्षक और चुनाव अधिकारी फिर सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुनते हैं, जिनको चुना गया मनीष लाहौरानी जी को। पर इनके मन में पता नहीं क्या है, वो झूठे आरोप लगा रहे हैं कि नहीं मैं ही अभी अध्यक्ष हूँ, मुझे ही जमीन का अभी मेरे ही नाम जमीन की जाए और हिसाब किताब मैं ही रखूंगा, जो नियम विरुद्ध है। से दिक्कत है कि उन्हें पैसा गबन किया है, समाज को बांटने नहीं, का काम कर गबन रहे हैं। किसी ने नहीं किया है, पर पता नहीं उनके मन में क्या है, वो पद क्यों नहीं छोड़ना चाहते, मैं नहीं जान सकता। उनका कार्यकाल भी अच्छा था, हिसाब उनके पास है, ऐसा नहीं कि नहीं है, पर वो देना नहीं चाहते, क्यों नहीं देना चाहते ये नहीं पता। तो आप कौन सी शिकायत लेके यहाँ पे? उन्होंने हमारे खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज की है कि मैंने हिसाब नहीं दिया है 4 से लेकर 16 तक, जबकि पूरे रिकॉर्ड हैं, ऑडिट है, फर्म सोसाइटी पंजे का पूरा हिसाब है। आज भी वो चाहते हैं तो देख सकते हैं, और ज़मीन यथास्थिति में आज भी है। हमने परसों भी सारे शहर के वरिष्ठ जनों को, सामाजिक संस्थाओं को वो ज़मीन दिखाई, आज भी वही स्थिति है। उन्होंने नहीं किया है, मैं कहाँ बोल रहा हूँ, उन्होंने मेरे आरोप लगाए हैं ये सब, मैंने उनको आरोप नहीं लगाया, वो सच्चे इंसान है, पर पता नहीं किसके बहकावे में आकर वो झूठे आरोप लगा रहे हैं। हम ये चाहते हैं भाई कि झूठे आरोप हैं वो नहीं रहने चाहिए। मनीष लाहौरानी जी अध्यक्ष बन गए हैं, उनके नेतृत्व में 2 साल और युवा हमारा समाज आगे बढ़े, समाज की सेवा करे। आपको बता दें कि समिति ने वर्तमान अध्यक्ष मनीष लोहरानी को चुना है। अब वर्तमान कार्यकाल मनीष का है, इसके बावजूद पूर्व अध्यक्ष अपनी ही मनमानी कर रहे हैं। झूठी अफवाह और शिकायत कर समिति के वर्तमान अध्यक्ष को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। पूर्व अध्यक्ष ने झूठी शिकायत सिविल लाइन थाने में कर सभी समिति के वरिष्ठों को थाने में खड़ा होने पर मजबूर कर दिया। साथ ही समिति द्वारा समाज के स्कूली बच्चों के लिए स्कूल का निर्माण किया गया है, वहां भी पूर्व अध्यक्ष ने अपनी राजनीति सेकनी शुरू कर दी और स्कूल परिसर की चाबी अपने पास रखकर पढ़ने वाले बच्चों का जीवन खराब करने की कोशिश में लगा है। युवक समिति द्वारा एक स्कूल संचालित होता है जिसका नाम है सिंधु विद्या मंदिर, जिसकी उन्होंने अपने पास चाबी रखी है। तो हम लोग चाहेंगे कि वो चाबी भले हमारी समिति को ना दे, लेकिन वहाँ के जो स्टूडेंट है और जो मैडम है उनको दे दें, अपने मैडम पे। कौन रखा चाबी? ये जो इन्हीं की मोती थावरानी और अजीत थावरानी नहीं रखी चाबी। हमारी गुजारिश है कि वो चाबी हमारी मैडम को दे दे, प्रिंसिपल को। क्यों रखें, कारण वो क्या है, हमारा कार्यकाल रहता है 2 साल का युवक समिति का, उनका कार्यकाल पूरा हो चुका था और उसके बाद हमने नया अध्यक्ष बना दिया। सर्व समिति से हमारे संरक्षक वगैरह भी हैं, अब उनको लगता है कि अभी वो उनको मंजूर नहीं है हमारा अध्यक्ष। तो पद का लोग छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, पद का लोग नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, इसीलिए बच्चों की शिक्षा प्रभावित, हाँ, जिसके कारण हमारी शिक्षा प्रभावित हो रही है। आप लोगों ने जो चाबी ली उसकी शिकायत थाने में नहीं की? प्रतिपाली जी को हमने शिकायत कर दी, थाना प्रभारी को। ये पहले ऐसे अध्यक्ष हैं जिनका कार्यकाल समिति द्वारा कोविड-19 आने की वजह से ज़्यादा समय तक दिया गया, लेकिन फिर भी समाज को आज पुलिस थाने आने के लिए पूर्व अध्यक्ष ने मजबूर कर दिया, वो भी अपनी एक झूठी शिकायत के चलते। कैमरामैन अमर के साथ पुरुषोत्तम दुबे की रिपोर्ट। सरकंडा हुंडई चौक के पास रात के करीब 2 बजे अचानक एक बड़ा हादसा हो गया। हालांकि रात का वक्त होने की वजह से कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। दरअसल सरकंडा हुंडई चौक से मुक्तिधाम रोड की ओर आती हुई तेज रफ्तार ट्रेलर अचानक अनियंत्रित होकर हुंडई चौक के पास पुराने नीम के पेड़ से टकरा गया। इस घटना में नीम पेड़ को जड़ से उखाड़ते हुए ट्रेलर पास ही स्थित बिजली के खंभे को तोड़कर आगे एक और पेड़ से टकराकर फंस गया। वहीं ट्रेलर के ऊपर पेड़ गिरने से ट्रेलर का इंजन क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत यह रही कि इस दुर्घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। दुर्घटना के बाद ड्राइवर ट्रेलर छोड़कर भाग गया। मोहल्ले वालों ने घटना की जानकारी विद्युत विभाग और वार्ड पार्षद को दी। जानकारी देने के बाद बिजली विभाग ने पहले बिजली को बंद किया, वहीं निगम जोन कमिश्नर के निर्देश पर पेड़ को कटवाया गया, जिससे ट्रैफिक को सुचारू किया गया। हालांकि इस मार्ग पर यह ट्रेलर कैसे आया, इस बात की जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से एक बड़ी घटना टली है वह दर्शा रहा है कि किस कदर रात्रिकालीन समय में ट्रक ड्राइवर लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हैं। भला हो कि पेड़ में यह ट्रक फंस गया, वरना 3 से 4 दुकानों को इससे नुकसान जरूर होता। घटना के बाद
रविवार को पेड़ को हटाने का काम जारी रहा, तो वहीं विद्युत विभाग की प्रभावित हुई विद्युत पोल को लगाकर क्षेत्र में विद्युत की सप्लाई शुरू किया गया। 7 बजे सारे दुकान खोले तो पता चला कि घटना हो गई थी। यहाँ के आसपास के रहवासी पता चला रात को 2 बजे तेज आवाज आई एकदम जबरदस्त, फिर अचानक लाइट गोल हो गई। तो आगे बाहर देखे तो इस तरफ पेड़ उखाड़ के वहाँ से यहाँ पर आ गया। ये यहाँ नो पार्किंग एरिया है, उसके बाद इतनी बड़ी ट्रक है। रात के 10 बजे कहते तो नो एंट्री खुले रहती है ना, लेकिन जब माल आते हैं लेती तो ये ट्रक ये रात के 10 नो एंट्री खुल जाती है ना। ये लगभग रात को 2-2:30 बजे की घटना है। मोहल्ले वालों ने मुझे जानकारी दी कि भैया कोई ट्रक एक पेड़ को तोड़ते हुए बिजली के खंभे को तोड़कर एक दूसरे पेड़ में जाकर फंस गई, लाइट बंद हो गई, पूरी तारें नीचे गिर गई थी। तुरंत मैंने एक्शन लेते हुए सीएस विभाग को इसकी जानकारी दी। उन्होंने आगे तुरंत सबसे पहले लाइट को बंद किया। उसके बाद सुबह मैंने जोन कमिश्नर, पुलिस विभाग सभी को मैंने इसकी जानकारी दी। उसका तत्काल बिजली विभाग द्वारा काम चालू करवाया गया है। और जो ड्राइवर किस स्थिति में था हमें जानकारी नहीं है। ड्राइवर यहाँ से भाग गया और उसकी पुलिस वाले लोग अपनी तलाश कर रहे हैं। ये बताइए, ये यहाँ नो एंट्री है क्या? इतने बड़े वाहन आए कैसे? भाई इतने बड़े वाहन तो आना नहीं चाहिए। रात को एक्चुअली क्या होता है, अवैध खनन जो चल रहा है राजपुर में, बहुत गंभीर मामला है। इस अवैध खनन पे खनिज विभाग या पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रही, ये उसी का नतीजा। और इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सत्यम चौक के पास स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर से रविवार को खाटू श्याम के भक्तों ने भव्य निशान यात्रा निकाली, जो शहर के मुख्य मार्ग होते हुए बाबा के दरबार पहुंचकर समाप्त हुई। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। देखिए ये खास रिपोर्ट। हारे का सहारा बाबा श्याम की निशानी यात्रा मरवाड़ी समाज के लोगों ने धूमधाम से निकाली। इस मौके पर सत्यम चौक स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर स्थित खाटू श्याम के दरबार से यह निशान यात्रा प्रारंभ हुई, जो मध्य नगरी चौक, सदर बाजार, गोल बाजार, तेलीपारा होते हुए वापस पंचमुखी हनुमान मंदिर पहुंचकर समाप्त हुई। इस दौरान भक्त हाथों में बाबा का निशान लिए उनके जयघोष के साथ आगे बढ़ रहे थे, जिससे पूरे यात्रा में माहौल धार्मिक नजर आया। इस मौके पर बाबा के भजनों के साथ उनके भक्त पूरी तरह से भक्ति में लीन दिखे। हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को इसी तरह से बाबा की निशान यात्रा आयोजित होती है, जिसमें भक्त श्रद्धा के साथ शामिल होते हैं। बाबा खाटू श्याम जी के भक्त केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हैं। खाटू श्याम पर जो निशान चढ़ाया जाता है उसे झंडा कहते हैं। सनातन धर्म में ध्वज को विजय के प्रतीक के तौर पर माना जाता है। कहते हैं कि यह निशानी यानी कि झंडा श्याम बाबा द्वारा दिए गए बलिदान और दान का प्रतीक है। जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज खाटू श्याम हनुमान मंदिर मसानगंज से निशान यात्रा निकली है, जो राधा कृष्ण मंदिर से होते हुए तेलीपारा फिर अग्रसेन चौक होते हुए मसानगंज मंदिर पहुंचेगी। कल बाबा का श्याम पाठ होगा मंदिर में दोपहर को 1 बजे से। परसों एकादशी के दिन बाबा जी के जन्म उपलक्ष्य में रात को भजन संध्या है। आप सादर आमंत्रित हैं। बने 25वां साल है और फागुन में बहुत जोरदार कार्यक्रम होगा। ये जो निशान यात्रा है ऑलरेडी मध्य नगरी चौक कृष्णा मंदिर से निकली है। सदर बाजार, गोल बाजार, तेलीपारा, टेलीफोन एक्सचेंज होते हुए वापस मंदिर में पहुँचे कि वहाँ पे सारा ये निशान चढ़ाया जाएगा। कलकत्ता से 1.25 मन का फॉरेन के फूल मंगाए हैं, जो 12 तारीख को जिस दिन भजन होगा उस दिन उनका श्रृंगार किया जाएगा। और कल शाम पाठ 2 बजे से होगा रात के 7 बजे तक और 12 तारीख को 8:30 बजे से भजन प्रभु की इच्छा तक होगा। का जन्मदिन है आज के, ऐसे तो 12 तारीख को होता है, लेकिन आज 10 तारीख को बाबा की भव्य रैली निकालते हैं। यहाँ पे हर साल ये होता है, बहुत धूमधाम से निकलती है यहाँ रैली। और 12 तारीख को भी अच्छे से भजन सब होएगा। कल है जो शाम पाठ है यहाँ
कहाँ से? मसानगंज राधे कृष्ण मंदिर से वापस मसानगंज शाह मंदिर। मान्यता के अनुसार धर्म की जीत के लिए खाटू श्याम जी ने, जिन्हें हम महाभारत काल के बर्बरीक के नाम से जानते हैं, उन्होंने भगवान कृष्ण के कहने पर अपना शीश उनको समर्पित कर दिया था और युद्ध में पांडवों के विजय का श्रेय भी भगवान श्री कृष्ण को दिया था। निशान यात्रा एक तरह से पद यात्रा होती है, जिसमें नंगे पांव भगवान के मंदिर तक पहुंचकर निशाना चढ़ाने बहुत उत्तम माना जाता है। इस यात्रा को श्री श्याम ध्वज का निशान भी कहा जाता है। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट। सिविल लाइन पुलिस ने देर रात बार हेवंस पार्क में दबिश दी है। देर तक बार शराब परोसने की जानकारी मिलने पर सीएसपी निमितेश सिंह और उनकी टीम मौके पर पहुंची, जहां पुलिस को देखते ही अफरा तफरी का माहौल बन गया और वहां मौजूद शराब प्रेमी पुलिस को देख भाग खड़े हुए। लगातार समझाइश देने के बावजूद बार संचालक देर रात तक शराब परोस रहे हैं। आखिर इन पर पुलिस कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं करती है, ये सोचने वाली बात है। मृत गाय के शव को ट्रैक्टर से घसीटने का एक वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हुआ था, जिसके बाद सकरी पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर लोखंडी पंचायत पहुंची और ड्राइवर और ट्रैक्टर चालक का पता करते हुए ड्राइवर शनि नमवेशी पटेल को जीव जंतुओं के प्रति उपेक्षापूर्ण कार्य करने का मामला दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सकरी थाना क्षेत्र के ग्राम लोखंडी का जिसमें एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति ट्रैक्टर से गाड़ी से एक मृत पशु को रस्सी के माध्यम से खींचते हुए ले जा रहा था। उसका एक कृत्य उपेक्षापूर्ण था और गलत तरीके से यह कार्य किया जा रहा था, जिस पर थाना सकरी में संज्ञान लेते हुए इस पर अपराध पंजीबद्ध किया प्रार्थी की रिपोर्ट पर और विधिवत कार्रवाई की जा रही है। बिलासपुर के व्यापार विहार स्थित एक दुकान में चोरी की घटना सामने आई है। इस घटना को रात के अंधेरे में अंजाम दिया गया है। सुबह जब दुकान मालिक रोज की तरह दुकान पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। साई किराना दुकान के संचालक ने बताया कि उसकी दुकान सेंटर पर स्थित है। दुकान के छत के ऊपर से चढ़कर अज्ञात चोरों ने सेंधमारी करते हुए दुकान में रखे नगद रकम और चिल्लर लगभग 1 लाख रुपए चोरी कर ले गए। उन्होंने तारबहार पुलिस की पुलिसिया व्यवस्था की पोल खोलते हुए भी उनके कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। ऊपर शेड को काट के और उतरे हैं और लगभग 1 लाख रुपए के आसपास चिल्लर पैसा था, वो सब हुआ है। बाकी सामान को चोरी नहीं हुआ है। ये कब की घटना आपको कैसे पता चला? कल रात को ही हुआ है। सुबह में 11 बजे दुकान खोलने आए थे, तब मेरे को जानकारी हुई। सीसीटीवी अगर आपने देखा कहीं कुछ दिख रहा है क्या? नहीं, अभी तो पता नहीं चला है। सीसीटीवी बंद करके जाते हैं हम लोग। बाकी अब मार्केट में लगा हुआ सीसीटीवी, उसको कल जांच होगी उसकी। सेंटर की दुकान में चोरी हुई, क्या कहना चाहेंगे? अब वो यहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं उन सबको देखना पड़ेगा, पूछताछ करनी पड़ेगी रात को कहाँ थे वो लोग, क्या कर रहे थे। तो यह थी आज के बुलेटिन की तमाम खास खबरें। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। जल्द ही फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।